हेलो एवरीवन, आई एम सीए प्रीति अग्रवाल एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो चलो शुरू करते हैं और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में, कम से कम टाइम में पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में डाउट था या नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप बोलोगे मैम इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम आखिर में होता क्या है? दिस इज जस्ट एन ऑप्शन विच इज गिवन टू एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू परचेज सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एट इन द फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। मैम आपने तो बहुत सारी चीजें बोल दी यहाँ पर। इन शॉर्ट, एम्प्लॉयज को हम एक मौका देते हैं टू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी बाय परचेसिंग द शेयर्स। वैसे ये बोला जाता है कि ये एक ओनरशिप का जरिया है, ये आपको एक ओनर बना देगा, लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करती। नोबडी ओन्स द कंपनी। व्हाट यू ओन आर द शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। व्हाट यू ओन इज द इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। लेकिन बोला जाता है कि शेयर्स देने से ना एम्प्लॉयज फील वन विद द कंपनी। एम्प्लॉयज को लगता है यार मैं कंपनी में इतना सा हिस्सा ओन करता हूं, आई शुड वर्क हार्ड फॉर द कंपनी। मैं हार्डवर्क करूंगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ये जो शेयर मेरे पास आए हैं उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा जरिया है कि यू कैन मेक द एम्प्लॉय फील वन और एसोसिएटेड विद द कंपनी। बेसिकली देखा जाए तो ये एक रिटेंशन टैक्टिक भी होता है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड था और उसने मुझे बताया था कि कंपनी ने जब उसके साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब उसकी एग्रीमेंट हो रही थी, जब बातचीत हो रही थी, हाँ हम तुमको एम्प्लॉय करने में इंटरेस्टेड है, तो उसके सैलरी पैकेज का ये एक पार्ट था कि कंपनी ने उसको बोला था तू अगर 3 साल कंपनी के पास टिक जाएगा, अगर 3 साल कंपनी के पास काम करेगा तो हम तुझे 1,000 शेयर्स एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, वो उन्होंने बोला था 200 रुपीज पर शेयर, हम तुझे 1,000 शेयर्स एट 200 रुपीज पर शेयर परचेज करने का ऑप्शन देंगे। लेकिन अगर तू 4 साल रह जाएगा कंपनी में तो हम तुझे 1,500 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम तुमको एक्स्ट्रा 500 शेयर्स देंगे, ठीक है। यू कैन नाउ परचेज एडिशनल 500 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। अगर तू 5 साल रह जाएगा ना तो हम तेरे को 2,000 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन देंगे एट दिस प्राइस। तो कंपनी उसको बस लालच दे रही थी, उसको एक कैरेट दिखा रही थी, तू इतने साल रह जा तेरे को इतने शेयर्स मिलेंगे, ये प्लस कर देती हूँ, तू इतने साल रह जा मैं तेरे को इतने शेयर्स और खरीदने दूंगी। तो इस तरीके से फिर एम्प्लॉय रह जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखो 3 साल तो वो रहेगा ही रहेगा, ये सोच के कि मुझे 3 साल के बाद 1,000 शेयर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब 1,000 शेयर्स बाय द टाइम ही डिसाइड हाँ खरीदना है, हाँ लेना है, 3-4 महीने निकल जाएंगे। फिर चौथा साल आ जाएगा, चौथे साल के बाद हम उसको बोलेंगे अब हम तुझे एडिशनल 15, मतलब तू 500 शेयर और खरीद सकता है, मतलब 1,500 शेयर्स खरीद सकता है। फिर उसको लगेगा चल यार अब रह गए तो लेके ही चले जाते हैं। 5 ईयर्स के बाद अगर तू रह जाएगा तो तेरे को इतना शेयर्स खरीदने का ऑप्शन देंगे। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉय को रिटेन करवा दे। तो यहाँ 3 साल तो वो रहेगा ही रहेगा, 1,000 शेयर्स क्यों छोड़ के जाए। तो दिस इज अ वेरी गुड एम्प्लॉय रिटेंशन टेक्निक। तो स्वेट इक्विटी क्या होता है? स्वेट इक्विटी इज बेसिकली रिवॉर्ड। आपके पास पैसे नहीं है, आप उसको बोलते कंपनी के शेयर्स रख ले तू, तो वो बेसिकली रिवॉर्डिंग टेक्निक होता है एंड दिस इज रिटेंशन टेक्निक, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए होता है। तो ईसॉप आखिर में होता क्या है? दिस इज जस्ट एन ऑप्शन, इट इज नॉट अ कंपल्शन। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, हम लोग एक आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया है कि यू कैन परचेज 1,000 शेयर्स एट ₹200 पर शेयर। अब लेट्स से द मार्केट प्राइस इज 400 रुपीज पर शेयर। तो क्या वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा टू बाय 200? ऑफ कोर्स वो एक्सरसाइज करेगा। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस हो जाता है लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पर शेयर, अरे मार्केट में 100 रुपीज में मिल रहा है तो वो आपसे 200 रुपए में क्यों खरीदेगा? तो वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो ये सिर्फ एक ऑप्शन है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको शेयर्स खरीदने ही खरीदने हैं। ये किन्हें दिया जाता है ऑप्शन? इट इज गिवन टू डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज या फिर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी to purchase or subscribe for the shares of the company in the future at a predetermined price। अब ये exactly work कैसे करता है, चलो वो भी समझ लेते हैं कि ये exactly work कैसे करता है। Now let's say for example कि आज आपका और मेरा एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूं कि अगर आप 3 साल कंपनी के पास रह जाओगे ना, 3 years,
तो हम आपको ऑप्शन देंगे टू परचेज 1000 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 200 रुपीज पर शेयर। ये जो प्राइस मैं उसको बोल रही हूं कि आप ये प्राइस पे खरीद सकते हो, इसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, अब क्या होना चाहिए वो प्राइस कंपनी ही डिसाइड करती है, आगे जाके मैं और भी इसके बारे में डिस्कस करूंगी आपके साथ में। अब फिलहाल तो आपका और मेरा एग्रीमेंट हो रहा है कि भाई आप मेरे साथ काम करो, 3 साल तक रहोगे तो ईसॉप मिलेगा आपको, 1000 शेयर्स खरीद सकते हो एट 200 रुपीज पर शेयर। तो आज जब मैं आपके साथ बैठ के इस डेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं वो बोलते हैं हम ग्रांटिंग डेट। ठीक है, ये हो गया मेरा ग्रांटिंग डेट। ग्रांटिंग मतलब कि आज मैंने आपको ऑप्शन दिया है टू परचेज शेयर्स आफ्टर 3 years 1000 शेयर्स एट 200 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो ये ग्रांटिंग डेट है, ये डेट ऑफ ऑप्शन है जब आपको वो ऑप्शन दी गई है। अब 3 साल तक आप कंपनी में काम करोगे। ठीक है, 3 years, 3 साल आपके खत्म हो जाएंगे। अब आपके पास वो ऑप्शन वेस्ट करेगा, मतलब अब आपके पास ऑप्शन रहेगा टू गो एंड एक्चुअली परचेज द शेयर्स, तो उसे बोलते हैं वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट मतलब ऐसी डेट जब आप एक्चुअली में जाके वो शेयर्स परचेज कर पाओगे। तो जो डे पे मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, जो डे पे मैंने आपको बताया कि हम आपको ईसॉप भी देंगे आपके सैलरी के साथ, 3 साल खत्म होने के बाद आपको ईसॉप मिलेंगे, आज जो मैंने आपके साथ एग्रीमेंट की है उसको बोलते हैं ग्रांटिंग डेट। आपको 3 साल कंपनी के पास काम करना पड़ेगा, फिर जब एक्चुअली में आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा इसे बोलते हैं वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। फिर हम आपको टाइम लिमिट देंगे कि भाई 3 महीने 6 महीने के अंदर अब आप जाके शेयर्स खरीद सकते हो अगर आपकी मर्जी है। तो फिर जब आप शेयर्स खरीदने जाओगे देन दैट इज नोन एज योर परचेज ऑफ शेयर्स या परचेज डेट। ठीक है, परचेज ऑफ शेयर्स। आप जब शेयर्स एक्चुअली में परचेज कर रहे हो उसे हम बोलते हैं एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन। ठीक है, और क्या प्राइस पे एक्सरसाइज करोगे दैट इज नोन एज द एक्सरसाइज प्राइस। सो एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन एट द एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, अब मान लो कि मैंने आपको 1000 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दिया हुआ है इधर। ठीक है, मैंने आपको 1000 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दिया हुआ है एट 200 रुपीज पर शेयर। मार्केट में प्राइस चल रहा है, मार्केट में प्राइस चल रहा है 400 रुपीज। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, हम 200 रुपए में खरीदेंगे और 400 रुपए में बाद में जाके बेच देंगे। सो यहां पर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगी बिकॉज आई एम इन द मनी। इन द मनी मतलब ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने में मेरा फायदा है। 1000 शेयर्स हैं, 200 रुपीज में मेरे को खरीदने का ऑप्शन है, लेकिन मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपीज पर शेयर, तो मैं आपसे क्यों खरीदूं, मैं तो मार्केट से ही जाके खरीदूंगी ना। यहां पर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगी बिकॉज आई एम आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी मतलब ये आपसे खरीदने में कोई फायदा नहीं है, मार्केट में इससे सस्ते में मिल रहा है। तो ये एक ऑप्शन है, ये कंपल्शन नहीं है, आप जिस प्राइस पे वो खरीद सकते हो दैट इज नोन एज द एक्सरसाइज प्राइस। 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहीं पर। ग्रांटिंग और वेस्टिंग इसके बीच में लॉ होता है मिनिमम 1 ईयर का गैप होना चाहिए। तो मैंने तो 3 साल का दिया है भाई, मिनिमम 1 ईयर। देखो आप ये रिटेंशन के लिए कर रहे हो तो रिटेन करने के लिए उसको 1 साल तक तो रुकाओ कंपनी में। तो ग्रांटिंग और वेस्टिंग के बीच में 1 साल का मिनिमम गैप होना चाहिए। अच्छा, कंपनी डिसाइड करेगी कि एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा और कंपनी डिसाइड करेगी कि वेस्टिंग के बाद कितना लॉक इन पीरियड रहेगा। मतलब आपको हमने वो ऑप्शन दे दी, आपने शेयर्स खरीद भी लिए, लेकिन उस पर हम लॉक इन डाल देते हैं कि भाई 1 साल तक या 2 साल तक अभी आप उसको सेल नहीं कर सकते। फिर आपको क्या लगता है, छोड़ना, सेल नहीं कर सकते, रह जाते हैं कंपनी में ही। 1 साल तक तो वैसे भी मैं सेल नहीं, लॉक इन पीरियड है, 1 साल तक तो सेल नहीं कर सकते, रह जाते हैं कंपनी में। कंपनी में अच्छा काम करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, मेरे पास जो शेयर है उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम एम्प्लॉइज को रिटेन करते जाते हैं और फिर सालों साल निकल जाते हैं। तो मेरा जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है ये एक ऑप्शन है जो मैंने डायरेक्टर, एम्प्लॉइज या ऑफिसर्स को दिया हुआ है, ऑफ हुम, ऑफ आइदर द कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ आप मेरी सब्सिडरी के शेयर्स खरीदो। सब्सिडरी वालों को मैंने ऑप्शन दिया है कि आप होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। तो ये एक रिटेंशन हो जाता है क्योंकि सब्सिडरी छोटी सी है, उनको लगता है यार होल्डिंग बड़ी कंपनी है, ईसॉप खरीदेंगे, बड़ी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, फिर निकल जाएंगे हम। ये एक ऑप्शन है टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी और होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी एट अ फ्यूचर प्राइस एट अ पीरियड डिटर्मिन्ड प्राइस। तो आपको मैंने आज
ग्रांट कर दी ऑप्शन, ऐसा मतलब नहीं है कि तुरंत आज आपको मिली ऑप्शन, कल आपने खरीदा, परसों नौकरी छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं होगा। आज मैंने आपको दी है ऑप्शन टू परचेज शेयर्स इन द फ्यूचर, ताकि आप कंपनी के पास रह जाओ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ईसॉप का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी बताएगा आपको, ठीक है, सेबी बताएगा कि आप इन प्रोविजंस के हिसाब से ये प्रोसीजर है, आप ईसॉप इशू कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो तो यू विल फॉलो रूल 12 ऑफ द कंपनीज शेयर एंड डिवेंचर रूल्स। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रूल 12 नाम आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से अगर ये नंबर आप एग्जाम में भी लिखोगे तो इट विल एड अ लॉट ऑफ वेट इन योर आंसर। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तो ये रूल 12 आप जरूर याद रखना और लिखना। तो रूल 12 के प्रोविजंस क्या है, मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, कुछ हम डिस्कशन के टाइम पे इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आप तो सेबी के रूल्स फॉलो कर ही रहे हो, लेकिन अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो तो रूल 12 क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉय इज द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखो, टेम्परेरी एम्प्लॉय को थोड़ी ना आप रिटेन करना चाहोगे, तो ये कॉन्सेप्ट तो वहां पर वैलिड ही नहीं होगा ना। आप तो एक परमानेंट एम्प्लॉय हो, इसलिए हम आपको रिटेन करना चाहते हैं। तो आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो, वर्किंग आइदर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। आप मेरे ब्रांच में काम करो, मेरा ब्रांच लंदन में है, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरा लंदन का ब्रांच संभालो, तो मैं आपको एक ऑप्शन दे देती हूँ कि भाई आप भले ही काम वहां पर कर रहे हो, लेकिन आप मेरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी के शेयर्स परचेज कर सकते हो। तो एम्प्लॉय कहीं पे भी काम कर रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ईसॉप दे सकते हो। डायरेक्टर को भी दे सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स या डायरेक्टर को ये ऑप्शन देंगे। तो डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर या फिर अदरवाइज हो सकता है, जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, एडिशनल डायरेक्टर हो गया, आप किसी को भी ऑप्शन, वुमन डायरेक्टर, किसी को भी ऑप्शन दे सकते हो। लेकिन 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 इट विल एक्सक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ये एकदम आउटसाइडर होता है, अनबायस्ड होते हैं, बिंदास बात करते हैं, इनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं, इनको सैलरी वगैरह नहीं मिलती, इसलिए कोई डर नहीं है, तो बिंदास वो कंपनी के जो भी गलत काम हो रहा है उसको हाईलाइट करवा देते हैं। तो इट इज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, इसीलिए हमारे कंपनी में बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इनको ईसॉप नहीं दे सकते, क्यों, सिंपल रीजन है, ये हमारे एम्प्लॉय थोड़ी ना है, ये एम्प्लॉय नहीं है ना, तो इसलिए इनको ईसॉप मिलेगा ही नहीं। अच्छा, लेट्स से हम स्वेट इक्विटी के साथ इसको कंपेयर करते हैं। स्वेट इक्विटी सेक्शन 54 में डिस्कस किया हुआ है। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना, दे आर एंटाइटल्ड टू स्वेट इक्विटी, क्योंकि स्वेट इक्विटी आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी मिलेगी, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हम ई सॉप नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए उनके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में उनका कोई हक नहीं बनता। जो ये एम्प्लॉय की बात कर रहे थे हम, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय में मैंने आपको बता दिया वो परमानेंट होना चाहिए, वो इंडिया में काम करे, आउटसाइड काम करे, हम उसको ईसॉप दे सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय में इट शैल नॉट इंक्लूड, ठीक है, एम्प्लॉय शैल नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय हु इज आइदर अ प्रमोटर और बिलोंग्स टू द प्रमोटर ग्रुप। आप एक एम्प्लॉय हो और आप ही ने कंपनी शुरू भी की थी, ठीक है, आप एम्प्लॉय हो, आप प्रमोटर हो, आप एम्प्लॉय की जैसे भी वहां पर काम कर रहे हो, सैलरी वगैरह ले रहे हो, या आप बिलोंग करते हो टू द प्रमोटर ग्रुप, आपको ईसॉप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अरे यार, दे आर ऑलरेडी सो हेविली अटैच्ड, इन्वेस्टेड इन द कंपनी। इन्वेस्टेड मतलब उन्होंने अपना पैसा नहीं, लेकिन अपना माइंड, अपना सोल, सब कुछ दे दिया। जैसे मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट की तो मुझे उसमें रिटेन करने के लिए शेयर्स की जरूरत नहीं है, मैं एनीवेज इतनी पैशनेट हूं, मेरी कंपनी है यार, तो मेरे को क्यों ईसॉप मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक ध्यान दो, अगर प्रमोटर डायरेक्टर है, ठीक है, प्रमोटर डायरेक्टर है तो उसको स्वेट इक्विटी मिलती है। स्वेट इक्विटी सेक्शन 54 में कवर्ड, इसको स्वेट इक्विटी मिलेगी, लेकिन इसको ईसॉप नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको स्वेट इक्विटी मिलती है लेकिन उसको ईसॉप नहीं मिलता। यहां पर अगर प्रमोटर डायरेक्टर है तो उसको ईसॉप नहीं मिलेगा, लेकिन स्वेट इक्विटी मिलती है। ओके, अगर मैं एक डायरेक्टर हूं, मैं खुद या मेरे रिलेटिव के साथ या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ओन करती हूँ, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी, तो मुझे ईसॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि एनीवेज मेरा 10% से ज्यादा होल्डिंग है कंपनी में, मैं इमोशनली, फिजिकली सब अटैच हूँ वो कंपनी से। यार, मेरा इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है,
तो मुझे ईसॉप लेकर उसमें रिटेन करने का लॉजिक तो समझ में नहीं आता है, इनको तो जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी रहेंगे कंपनी में, तो क्यों देने हैं इनको ईसॉप, ये उसके पीछे का लॉजिक है। अच्छा, ये थोड़े से लीगल कंप्लायंसेस हैं कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी इन द जनरल मीटिंग, और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो सकती है इन द जनरल मीटिंग, लेकिन अच्छा मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है, ये हम डिस्कस करेंगे। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इन द जनरल मीटिंग आप ईसॉप इश्यू कर सकते हो, लेकिन आपकी जो प्राइवेट कंपनी है इट शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। अगर आपका इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है तो आप अगर एक प्राइवेट कंपनी हो तो इंस्टेड ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन हम आपको सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ईसॉप्स इश्यू करने की परमिशन दे देंगे। अच्छा, अब सेक्शन 62 जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए हमको बोलता है, ये है फर्दर इशू से रिलेटेड सारे सेक्शंस, ठीक है। फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, फर्दर इशू ऑफ कैपिटल में एक सबसे पहला क्लॉज जो बोलता है वो बोलते हैं कि आप बाहर वालों के पास क्यों जाते हो, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलो, शायद वही परचेज कर लें। अब लॉ ने सीक्वेंस दिया है कि फर्दर इशू में सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास प्रायोरिटी या प्रीएम्प्टिव राइट है, आपको उनको पूछना है। लेकिन इस बार मेरा वो एजेंडा ही नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मैं तो ईसॉप इशू करना चाहती हूँ। तो ईसॉप कवर्ड है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। ईसॉप लॉ बोलता है कि आप इस बार इनको ना इशू करके ईसॉप देना चाहते हो, लेकिन आप सीक्वेंस तोड़ रहे हो ना, तो एक काम करो, उनको पूछ तो लो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछ तो, उनका कंसेंट तो ले लो, बुलाओ, चलो मीटिंग बुलाओ, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो इन द जनरल मीटिंग। वो अगर एग्री कर लेते हैं तो आप इनको शेयर्स ना देकर डायरेक्टली इनको दे सकते हो। और मुझे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का अप्रूवल क्यों लेना है, देखो आप जब शेयर्स इशू करोगे तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कहीं ना कहीं तो डाइल्यूशन होने ही वाला है ना। अब जो प्रॉफिट सिर्फ इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता था फर्दर इशू की वजह से, वो प्रॉफिट अब ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जब उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो एक बार उनका कंसेंट ले तो लो। आप उनको फर्दर इशू ना करके ईसॉप देने की सोच रहे हो, एक बार पूछ तो लो। इसीलिए वी नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि कंपनी इज फ्री टू डिसाइड द एक्सरसाइज प्राइस। अभी लिस्टेड कंपनी होती है ना तो उनके पास वो लिस्टिंग का एक बेंचमार्क होता है कि हाँ ये प्राइस चल रहा है तो ये हमारा एक्सरसाइज प्राइस हो सकता है। लेकिन अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो वो अपना एक्सरसाइज प्राइस कैसे डिटरमिन करती है, किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाके कि देख मेरे शेयर्स लिस्टेड तो है नहीं, मुझे एम्प्लॉय को वो ऑप्शन देना है, तू बता क्या होना चाहिए मेरा एक्सरसाइज प्राइस। तो कंपनी डिसाइड करेगी, अगर उसके पास कोई बेंचमार्किंग नहीं है, कोई बॉल पार्किंग नहीं है, तो इन दैट केस आप जाओ ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर को पूछो, वो आपको बता देगा। तो एक्सरसाइज प्राइस कंपनी ही डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। लॉक इन पीरियड भी कंपनी ही डिसाइड करेगी कि भाई हमने आपको ऑप्शन तो दे दिया है लेकिन आपका वो लॉक्ड इन रहेगा, आप उसको सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, सो दैट द पर्सन स्टेज विद द कंपनी। ये रिटेंशन टैक्टिक्स है। ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है यहाँ पर, चलो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब कंपनी ए और कंपनी बी का मर्जर हो रहा है। कंपनी में मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है, जो काम है ना, इंक चेंज कर देती हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। मिस्टर एक्स मेरा एक एम्प्लॉई है जो यहां पर 1 साल काम कर चुका है, ठीक है। उसके पास ईसॉप का ऑप्शन है कि अगर तू कंपनी में 2 साल तक रहेगा ना तो 2 साल के बाद तेरे पे ऑप्शंस वेस्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अब उसने 1 साल तो काम कर लिया है, कंपनी ए और कंपनी बी का अब मर्जर हो गया है। तो कंपनी बी क्या कर रही है, ईसॉप इशू कर रही है इन ल्यू ऑफ दीज ईसॉप जो उसकी कंपनी ए में थे। तो वही बोलते थे एक मर्जर हो गया है तो कंपनी बी हमारे ईसॉप्स हम तुमको दे देंगे। अब कंपनी बी का रिक्वायरमेंट है 3 इयर्स का, ठीक है, कंपनी बी का रिक्वायरमेंट है 3 इयर्स का। अब ये मिस्टर एक्स ने यहां पर ऑलरेडी 1 साल काम कर लिया हुआ है। अब आप कंपनी बी के ईसॉप्स दे रहे हो इन ल्यू ऑफ द ईसॉप्स विच ही वाज होल्डिंग इन कंपनी ए, तो क्या उसको 3 साल और काम करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 1 ईयर वो ऑलरेडी काम कर चुका है, अब उसको सिर्फ 2 इयर्स काम करना पड़ेगा और उसको ईसॉप मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो ग्रांटिंग और वेस्टिंग पीरियड था ना, ये ग्रांटिंग और वेस्टिंग,
हमको 1 साल की रिक्वायरमेंट थी, सपोज वो 6 महीना ऑलरेडी काम कर चुका है कंपनी ए में, तो वो जो ग्रांटिंग और वेस्टिंग के पीरियड का ये जो गैप है, उसमें जो उसने ऑलरेडी काम कर लिया हुआ है वो हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अनदर इंटरप्रिटेशन, ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो सपोज 3 इयर्स का टाइम है, यहाँ पर आपका हम ऑलरेडी 1 साल कंसिडर कर लेंगे, अब बैलेंस जो पीरियड है वो आप काम कर लो तो आपको कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे क्योंकि उनके टर्म्स वैसे हैं। ईसॉप जो होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, उसके अगेंस्ट आप कोई भी मनी रेज नहीं कर सकते, ना प्लेज कर सकते हो, ना हाइपोथेकेट, ना मॉर्गेज कर सकते। अरे जब शेयर्स आपने परचेस ही नहीं किए हैं, जब शेयर्स आपके ओनरशिप में है ही नहीं, तो उसके ऊपर आप लोन कैसे ले सकते हो? बहुत ही लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन है ये। अच्छा, ग्रांटिंग और वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन में मिनिमम 1 ईयर का गैप होना चाहिए। जब तक आप ये शेयर्स खरीद नहीं लेते, ना आपको इस पे डिविडेंड मिलेगा, ना आप वोटिंग कर सकते हो, ना बोनस ले सकते हो, ना कोई आपको इस पे बेनिफिट मिलेगा। जब तक आपने एक्सरसाइज ही नहीं किया है वो ऑप्शन, जब तक आपने शेयर्स खरीदे नहीं है, तो आपको ये सब कैसे मिलेगा? आप ओनर तो हो ही नहीं। अब ग्रांटिंग और वेस्टिंग ये पीरियड के बीच में एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ही डाइज बिटवीन दैट पीरियड, ग्रांट तो उसको हमने कर दिया था जब उसके साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन हमने बोला 2 साल का वेस्टिंग, 2 साल का पीरियड है, तो उसके बाद में तेरे को ये शेयर्स खरीदने का ऑप्शन मिल जाएगा, इट विल वेस्ट इन यू। बीच में बेचारे की डेथ हो गई, तो जिस दिन पे डेथ हो जाती है वो दिन पे उसके जो लीगल एयर है या नॉमिनी है, उसमें ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी लीगल एयर है या नॉमिनी है, उसमें तुरंत यही डे पे वो ऑप्शन वेस्ट हो जाएगी। एक वेरिएशन है इसी में, ग्रांटिंग और वेस्टिंग इनके बीच में एम्प्लॉय की परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या बेचारा काम करते करते गिर गया, स्पाइन में इंजरी हो गया, अभी बेड रिडन है, परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है। तो जिस दिन उसका वो परमानेंट इनकैपेसिटी वाला इंसिडेंट हुआ था, उस दिन पे जितने भी ऑप्शंस उसको ग्रांट किए हुए थे हमने, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, मतलब उसको वो दे दिए जाएंगे। ग्रांटिंग और वेस्टिंग के बीच में एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट या तो हमने टर्मिनेट कर दिया, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, या उसने रिजाइन कर दिया, तो यहां से यहां तक जितने भी ऑप्शन थे वो सारे एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि भैया तुम ही छोड़ के जा रहे हो, तुम रिजाइन कर रहे हो, तुम्हारा अब तक वेस्टिंग पीरियड आया नहीं है, 2 साल तुमने कंप्लीट नहीं किए हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, तो ये जो सारे ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन 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 मे बी यहां पर उसका कुछ ऑप्शन वेस्टेड था। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, कि मेरे फ्रेंड को बोला तू 3 साल रहे तो 1000 मिलेंगे, तू 4 साल रहेगा तो 1500 का ऑप्शन मिलेगा, तू 5 साल रहेगा तो तेरे को 2000 का ऑप्शन मिलेगा। सपोज उसने ये 3 साल के बाद 1000 शेयर्स उसको वेस्ट हो गए थे, फिर वो छोड़ के चला जाता है। देखो, जो वेस्ट हो गए थे वो तो आपने वो तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। जो वेस्ट हो चुका था वो तो आप खरीद ही सकते हो, लेकिन जो बाकी के थे वो एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि आप छोड़ के जा रहे हो, आप छोड़ के जा रहे हो। कंपनी का एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ईसॉप रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा SH6 में। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ईसॉप से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं कि आप क्या प्राइस पे दे रहे हो, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, कौन से एम्प्लॉयज हैं, तो वो सारे डिटेल्स हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में देंगे, विच विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स, ये था एक बहुत ही क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईसॉप, और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने सारा पढ़ लिया है, जो भी वो रूल में सारे प्रोविजंस थे हमारे सारे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे बुक्स, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन माय वेबसाइट capreetyagarwal.com, तो एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट कर देना ताकि आपको बाकी के वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आता रहे।